गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। और बुक्स एंड बरियल्स में हमने ऋग्वेद और जो अलग अलग प्रकार के बरियल स्पॉट्स थे, साइट्स थे, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उस पर हमें क्या क्या एक्सकवेशन में मिला, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने पहले 2 पार्ट्स में। आइए अपने चैप्टर का तीसरा और आखिरी पार्ट पढ़ते हैं। Let us start the third and the final part of our chapter. So in this part we will discuss about the objects which were found in different type of burials. Sometimes more objects are found in one grave than the other. कई बार हमें कई एविडेंसेस में दिखा कि कुछ ग्रेव्स में हमें ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वस्तुएं हैं, वो ज़्यादा दिखी एज कम्पेयर टू कुछ अन्य बरियल्स में। ऐसा क्यों? बिकॉज सम ऑफ द पीपल वर लोकल चीफ्स और राजा, ऐसे व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति या बड़े बिजनेसमैन या वेल्दी लोग रहे होंगे जिनके बरियल्स में अक्सर हमें ज़्यादा सामान देखने मिलता है, उनके साथ उसको दफनाया गया एज कम्पेयर टू अदर्स। फॉर एग्जाम्पल इन ब्रह्मगिरी वन skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell. These evidences show that there was some difference in social status among people who were buried. इन एविडेंसेस से हमें ये पता लगता है कि जो सामाजिक स्तर था, स्टेटस था कुछ लोगों का, वो ज़्यादा था कुछ अन्य लोगों से। Some people were rich, others poor, some chiefs and others followers. इससे ये पता लगता है कि कुछ लोग अमीर थे उस समाज में भी और कुछ गरीब थे, कुछ लोग प्रमुख रहे होंगे, चीफ रहे होंगे और बाकी सारे फॉलोअर्स। अब अगर बात करें कुछ बरियल साइट्स पर हमें ऐसे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं जिसमें एक ही बरियल स्पॉट पे कई सारे स्केलेटन्स लेयर्स में दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ स्पॉट्स जो है वो रिजर्व थे कुछ फैमिली मेंबर्स के लिए, ताकि उस फैमिली के जो लोग जिनकी डेथ हो उनको उसी स्पॉट पे बरी किया जा सके, दफनाया जा सके। Some megalith contain more than one skeleton. These indicate people belonging to the same family. Might be they were rich or they were family of some type of chief. Stone circles or boulders were on the surface to serve as sign spots. तो stone circles या बड़े boulders से, बड़े megalith से ये चिन्हित होता था, पहचान की जाती थी कि ये विशिष्ट जो लोग हैं या फैमिली मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे बरी किया, दफनाया गया है। नेक्स्ट इज बरियल्स एट इनामगांव। अब ये जो इनामगांव जगह है यहाँ पे हमें विशिष्ट प्रकार के बरियल मिले। सबसे पहले तो इनामगांव के बारे में जान लेते हैं। इनामगांव एक बरियल साइट है जो कि रिवर गॉड, जो कि भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वहाँ पे एक बरियल साइट है जिसका नाम है इनामगांव। इट वॉज ऑक्यूपाइड अराउंड 3600 to 2700 years ago. 3600 से 2700 साल पहले के बरियल साइट्स हैं ये। एडल्ट्स वर जनरली बरिड इन द ग्राउंड विद देयर हेड्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एडल्ट्स को ग्राउंड में बरी किया जाता था स्ट्रेट, और उनका जो सिर है वो नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वाज प्लेस्ड विद द हेड। और सर के साथ साथ ऐसे कंटेनर्स, ऐसे मिट्टी के बर्तन जिसमें खाना और पानी रखा है, वो भी उसके साथ बरी किया जाता था, दफनाया जाता था। अब इनामगांव में जो बरियल्स मिले हैं उसमें स्ट्रेट और नॉर्थ की साइड हेड करना और खाने पीने की वस्तुएं भी उनके साथ, उनकी लाशों के साथ दफनाना, ये एक प्रैक्टिस थी। इसके अलावा भी एक स्पेशल टाइप का फीचर मिला जिसमें हमें ये देखा कि एक बॉडी को स्ट्रेट बरी किया गया है, जो कि एक पॉट टाइप का एक कंटेनर है, उसके अंदर। अ मैन वॉज फाउंड बरिड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार इन द कोर्टयार्ड ऑफ अ 5-roomed हाउस। जो कोर्टयार्ड है यानी कि जो चारों तरफ कमरे हैं उसके बीच में जो ओपन स्पेस है, वहाँ पे एक बहुत बड़े क्ले जार में एक व्यक्ति को बरी किया गया है। The house was at the center of the settlement and was the largest amongst all houses. जितने भी वहाँ पे घर थे उनमें से सबसे बड़ा घर था वो, जहाँ पे उस क्ले जार में उस व्यक्ति को दफनाया गया था। ये आप एक इमेज देख पा रहे हैं क्ले जार की, जो कि हमारे जो हिस्टोरिकल
जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें से एक है, और ऐसे एक बरियल को हमने एक म्यूजियम में रखा है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी एंड द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। ये जो बॉडी उस क्ले जार में दफनाई गई थी उसको क्रॉस लेग पोजिशन में दफनाया है। इस हाउस में एक ग्रेनरी भी थी, यानी कि एक स्टोरेज भी था अनाज को स्टोर करने का। इससे इन एविडेंसेस से हमें ये पता लगता है कि प्रोबेबली ये जो बॉडी है किसी चीफ की या किसी वेल्दी व्यक्ति की, किसी राजा की रही होगी। डू यू थिंक दिस वॉज अ बॉडी ऑफ अ चीफ? तो आप कारण बताएं कि क्यों ऐसा लगता है कि ये एक चीफ की बॉडी रही होगी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्केलेटल स्टडीज, जो बरियल्स हमें मिले हैं उनकी स्केलेटन्स को स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीजें हमें पता लगी हैं। जैसे people tried to find about the gender of a skeleton by things which were buried along. जेंडर पता करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या जेंडर रहा होगा, किस एविडेंस के आधार पे जो चीजें किसी की स्केलेटन के साथ दफनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑर्नामेंट्स, बैंगल्स या ज्वेलरी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद फीमेल्स, पर ऐसा नहीं है कि मेल्स उस समय में ऑर्नामेंट या ज्वेलरी नहीं पहनते थे, मेल्स भी ऑर्नामेंट और ज्वेलरी पहनते थे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन डिफ्रेंशिएटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द जेंडर ऑफ अ पर्सन। तो इसीलिए काफ़ी समस्या आ रही थी जेंडर को आइडेंटिफाई करने में। पर हम एक बायोलॉजिकल अगर फैक्ट के ऊपर अपनी थ्योरी को बेस करें तो बायोलॉजी ये कहती है कि जनरली इफ वी टॉक अबाउट स्केलेटन्स वी फाइंड दैट हिप और पेल्विक एरिया, जो हिप एरिया है या जो पेल्विक बोन एरिया है विमेन का, इट इज लार्जर and broader as compared to males because it enables them for child bearing. आगे बात कर रहे हैं चरक की। चरक जो उस समय के एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे आप कह सकते हैं। आप एक स्टैचू भी देख सकते हैं चरक की। He was famous physician who lived about 2000 years ago. 2000 साल पहले आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर हुए जिनका नाम था चरक। He wrote a book on medicine known as चरक संहिता। उन्होंने एक किताब भी लिखी मेडिसिन और ट्रीटमेंट पर जिसका नाम दिया चरक संहिता। He was a great exponent of आयुर्वेद। उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी आयुर्वेद की। He stated that there are 360 bones in an adult human body which is much larger than 206 presently recognized in modern anatomy. तो चरक ने कहा कि लगभग 360 के आसपास हमारे शरीर में हड्डियां हैं, पर आज की जो मॉडर्न जो स्केलेटल स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 206 ही हड्डियां हैं हमारे शरीर में। तो चरक ने उस समय जो जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं और जो टीथ हैं उनको भी काउंट कर लिया, जिससे वो एक बहुत बड़ा फिगर हो गया। परंतु कहने का मतलब ये है कि उस समय में भी उनको सर्जरी, एनाटॉमी, मेडिसिन इन सब की जानकारी थी और उन्होंने इसको अपनी किताब चरक संहिता में लिखा ताकि लोगों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को इससे फायदा हो सके। He reached the figure by counting the teeth, joints and cartilage. आगे बात करें ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे इनाम गांव में, यानी कि इनाम गांव में जो बरियल साइट्स मिले हैं, जो हमें स्केलेटन्स मिली हैं, उनके साथ साथ जो चीज़ें बरी की गई थी उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग, इनाम गांव में रहने वाले लोग कौन कौन से प्रोफेशंस को अपना रहे होंगे। इसमें अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पीस एटसेट्रा। तो बहुत सारे बीज उनको मिले हैं, ठीक है, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, यानी कि बहुत सारे एग्रीकल्चरली एडवांस लोग थे वो। उनको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो आज के ज़माने में उगाई जाती हैं वो सारी चीज़ें वो उगाते थे। Bones of a number of animals bearing cut marks like cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, pig, deer, mongoose, fish, crab, turtle, etc. तो बहुत सारे कट मार्क्स लगे हुए बोन्स भी उनको एनिमल्स के मिले। इसका मतलब ये है कि उस समय के लोग हंटिंग भी कर रहे थे, जिससे वो अपना खाना की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे थे। फ्रूट्स सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज एटसेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो कि वाइल्ड एरियाज में भी मिलते हैं वो भी वहाँ पर उसके एविडेंसेस भी मिले। इसका मतलब ये है कि उनको फॉरेस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था।
तो ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें इन एविडेंसेस के आधार पे, तो कौन कौन से ऑक्यूपेशंस वहाँ पर रहे होंगे, ये सवाल पूछा है आपसे आपकी बुक में। तो पॉसिबल ऑक्यूपेशंस में हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, लेबरर्स और चीफ्स रहे होंगे। ये हंटर्स क्या होते हैं? शिकारी। गैदरर्स जो इकट्ठा करते हैं सामान को फॉरेस्ट से या ट्रीज से। उसके अलावा फार्मर्स आपको पता है, किसान। हर्डर्स जो चरवाहे होते हैं, जो अपने एनिमल्स को की देखरेख करते हैं, एनिमल्स पालते हैं। लेबरर्स जो लेबर वर्क करते हैं। और चीफ्स दोज हु रूल द अदर पीपल, जो और लोगों पर रूल करते हैं। सो एल्सवेयर की अगर बात करें, यहाँ पे चाइना की एक बात की हुई है कि चाइना में उस समय, किस समय, लगभग 3000 से 3500 साल पहले किस प्रकार के राजा थे, वो कैसी एक प्रैक्टिस करते थे, उसकी बात की हुई है। तो आप एक बोन देख रहे होंगे जिसपे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ राइटिंग इन चाइना अबाउट 3500 ईयर्स अगो। 3500 साल पहले चाइनीज भाषा में कुछ लिखे हुए एविडेंसेस हमें मिलते हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। तो ये राइटिंग्स किस पर हैं? जो एनिमल्स की बोन्स हैं उस पर। और ऐसी एनिमल्स की बोन्स हैं जिसपे कुछ अंकित है, कुछ चिन्ह बनाए हुए हैं, कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। इनको बोलते हैं हम ओरेकल बोन्स, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। और इन हड्डियों से फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की प्रैक्टिस वहां पर हो रही थी। तो कैसे प्रिडिक्ट कर रहे थे? किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस। तो किंग जो है वो उन हड्डियों पर, एनिमल की हड्डियों पर लिखवाते थे बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, वुड दे विन बैटल्स, क्या वो युद्ध जीतेंगे? वुड द हार्वेस्ट बी गुड, क्या जो उन्होंने प्रोडक्शन किया है या जो किसानों ने खेती की है, क्या उसमें अच्छा हार्वेस्ट होगा? क्या उनके पुत्र होंगे? कितने पुत्र होंगे? ऐसे बहुत सारे फ्यूचर के सवाल पूछते थे और इन सवालों को एनिमल की बोन्स पर लिख दिया जाता था। फिर आगे क्या होता था? उन बोन्स को आग में डाला जाता था और आग में डालते ही उन पे क्रैक्स पड़ जाते थे, दरारें। इन दरारों को स्टडी करके जो एक्सपर्ट्स थे, जो फॉर्चून टेलर्स थे, जो ज्योतिषी थे, वो राजा के फ्यूचर का पता लगाते थे और राजा को बताते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसके अलावा द किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन द सिटीज। हमें ये भी पता लगता है कि राजा जो है वो शहरों में रहते थे और महलों में। They have gained huge wealth but were unaware of the use of iron. उन्होंने बहुत सारी वेल्थ गेन कर ली थी ट्रेड से, एग्रीकल्चर से के मदद से, उस पर जो टैक्सेस लगाते हैं उसकी मदद से, परंतु उनको आयरन का प्रयोग नहीं आता था। Now moving on to the assignment part, here we have question number first. In what ways was the life of Das different from that of a Raja? राजा की जिंदगी से दास की जिंदगी कैसे अलग है? Question number 2. Who was Charak, also named the book written by him? Question number 3. What were the different occupations practiced by people at Inam Gaon? Inam Gaon में लोग किस किस प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे? Question number 4. What were oracle bones? Oracle bones क्या है और उससे क्या किया जाता था? I hope the video was informative. If it helped you in understanding the topics, please like it. Share it with your friends so that they can also be benefited from the information which we have discussed. Give your valuable suggestions through your comment so that I can make further improvement in the upcoming videos. And do not forget to subscribe my channel for more informative videos and press the bell icon for latest updates. Thank you and have a nice day.